बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तसल्ली से वीडियो मैं बना रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि अभी आप टेक लग के बैठे हैं और आराम से वीडियो बना रहे हैं। आपको बनाने का तरीका नहीं आता, वीडियो है जो भी है, ठीक है। तो इसमें मैं अपनी रुदात सुनाऊंगा जो मैंने पहले 2-3 मरतबा ये सुनाई हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सही वक्त पे सही लोगों के सामने अगर वीडियो या अपना किस्सा बयान किया जाए तो उसकी अपनी वैल्यू होती है। तो उसको वैल्यू को बढ़ाने के लिए या उसी को आगे प्रोसीड करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, वीज़ा रिजेक्शन, जो चाइना स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट आते हैं, वीज़ा जिनका पहली मरतबा वीज़ा लग गया है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है कि वो कहते हैं कि भाई लग जाता है यार, 2-3 दिन लगते हैं बस ऐसे, या हफ्ता लगेगा, कोई मसला नहीं है, मैंने आज तक अप्लाई किया हुआ वीज़ा मेरा लग गया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें मेरे साथ हुआ था, 2019 की बात है, जब मैं वीज़ा लगवाने के लिए गया था जेरी ऑफिस। और 2019 पहला साल था वो जब ये जेरी ऑफिस स्टार्ट हुआ था। थर्ड पार्टी है जेरी ऑफिस, एक एम्बेसी नहीं है, थर्ड पार्टी है जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा कलेक्ट करती है और वो डॉक्यूमेंट्स आपके कलेक्ट करके एम्बेसी भेजती है और एम्बेसी उसको उस पे वीज़ा लगाती है आपके पासपोर्ट पे, ठीक है। ये एक तरीका है, ठीक हो गया। और सिर्फ चाइना का वीज़ा प्रोसीड वहाँ पे वो नहीं होता प्रोसीड, उसमें और भी काफ़ी सारे कंट्री, इटली, ऑस्ट्रेलिया, वो वहाँ पे काफ़ी सारे वहाँ पोर्शन बने होते हैं, फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे वो हर फ्लोर पे अपना अपना हिसाब किताब, अपने हिसाब से वो वीज़ा उन्हीं उस कंट्रीज में वो लगाते हैं। सिर्फ चाइना का जेरी ऑफिस हैंडल नहीं करता, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने। तो जब हम शुरू शुरू में गए थे तब तो उसमें कंप्यूटर भी पड़े होते थे, प्रिंट अपने डॉक्यूमेंट्स कर सकते थे, बीच में ही अपना सारा कुछ कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। अभी तो खैर वो नहीं है इतना सिस्टम, लेकिन उसमें फ़ोटो कॉपी मशीन भी लगी होती है, फ़ोटो कॉपी करवाना चाहें तो। आई थिंक अब मेरे ख्याल में शायद उन्होंने ख़त्म कर दी, पहले पिछले 1-2 सालों में तो थी। अच्छा, टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा, 2019 में मैं वीज़ा लगवाने के लिए गया, 2019 सितंबर में, जैसे आपने अभी अप्लाई किया हुआ है ना, 2026 चल रहा है, अभी आपने अप्लाई किया हुआ है और आपको सितंबर में आप या अगस्त के एंड में आप वीज़ा लगवाने के लिए जाते हैं, सिलेक्शन हो जाती है। हमें मेरी यूनिवर्सिटी थी, मेरी ग्वांगचो यूनिवर्सिटी, शेनज़ेन में, जो उसमें गुआंगडोंग प्रोविंस में है, ग्वांगचो यूनिवर्सिटी। अब आप में से कई सर्च करेंगे कि भाई ये क्या सीन है, उसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी मेरी, ठीक है। 2000 आरएमबी था उसमें, और उसमें से 900 आरएमबी मेरे ख्याल में उनका डॉर्मेट्री का उन स्टाइपेंड में से वो कट करना था उन्होंने। और बाकी जो बचना था 9,1100, ठीक है। अब मैं भूला हूँ 1100 कट करना था या मेरे ख्याल में 900 कट करना था, 1100 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अगर वो कट करेंगे तो। बस 1100 मिलना था और वो उनमें से सर्वाइव करना था हमने। खैर, मेरी सिर्फ वही स्कॉलरशिप लगी थी, उसके अलावा मेरी कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, अप्लाई बहुत किया था। और भाई की लगी थी सीएससी स्कॉलरशिप, ठीक है। तो हालांकि क्रेज मेरा था, जनून मुझे था, पागल मैं हुआ हुआ था चाइना जाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो चला गया और मैं जो है वो रह गया। वीज़ा उसका लग गया क्योंकि उसकी सीएससी स्कॉलरशिप थी, मेरी यूएससी स्कॉलरशिप थी। अब वजह क्या बनी थी, हमें भी बताएं, क्या हमें भी हो सकता है। देखिए, ये चाहे सीएससी स्कॉलरशिप हो, चाहे यूएससी स्कॉलरशिप हो, चाहे चाहे प्रोविंशियल, चाहे आंसू कोई स्कॉलरशिप भी हो, ठीक है। अगर वीज़ा का सी स्कॉलरशिप के साथ कोई लेना देना नहीं है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो मतलब रिजेक्ट मीन्स कि आपका वीज़ा नहीं लगता, ठीक हो गया। रिफ्यूज़ होता है, समझे, आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगती, बस आपको पासपोर्ट खाली मिल जाता है। और एक और बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने वीज़ा के लिए जाना है और जब आपको पासपोर्ट दें, ये नहीं कि आप पासपोर्ट बस वो आप मिल गया और आपने जेब में डाला और आप जो अपने घर चले गए, घर जाके आप देखें या आप टिकट वगैरह करवा लें, आपको पता चले आपका वीज़ा ही नहीं लगा। लड़के एक के साथ हुआ था, उसने पासपोर्ट मिला, वो सेल्फ पे आ रहा था एमबीबीएस के लिए, ठीक है। क्योंकि वो हम फिर एक जगह गए, एक दोस्त के पास, वो एक लड़का का, उसने कहा ये भी चाइना में एमबीबीएस कर रहा है, मतलब मैं तो एमबीबीएस मतलब वो कर रहा था। तो उसने वीज़ा रिजेक्शन की ऐसी कुछ बात चली, तो उसने कहा कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया हुआ था जो एमबीबीएस के लिए। उसके बाद वीज़ा के लिए गया और वीज़ा जैसे उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया, मैंने जेब में डाला और वापस आ गया। जब मैं आधे रास्ते पे आया तो उस एजेंट की कॉल आई कि भाई वीज़ा लग गया है। उसने कहा लग गया, उसने कहा देखा है, उसने कहा नहीं, बस उन्होंने पासपोर्ट दिया, मैंने जेब में डाल लिया, ठीक है। उसने कहा कि चेक तो करो, वो चेक किया, पासपोर्ट खाली, वीज़ा ना हो। फिर वो वापस गया, उन्होंने कहा कि ऐसे, उसने कहा अब हम किस में क्या कर सकते हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है और ये एम्बेसी ने नहीं लगाया, कोई आपकी रिजेक्शन वजह होगी या कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। फिर उसने दोबारा अप्लाई किया, दोबारा हो गया। और अभी भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2-2 3-3 मरतबा वीज़ा अप्लाई किया है उन्होंने, 4-4 मतलब मरतबा अप्लाई किया, वीज़ा नहीं लगा उनका, वीज़ा लग ही नहीं रहा उनका, क्योंकि अभी वीज़ा रेशो रिजेक्शन की है चाइना के लिए भी, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त अभी पोस्ट डॉक का इधर आया है, उसका पहली मरतबा वीज़ा नहीं लगा। खैर, उसका वो पासपोर्ट, वो जो था पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, एक्सपायर जब अप्लाई किया उससे 1-2 दिन पहले अप्लाई किया, और जो एक्सपायर होना 2-3 दिन थे पड़े थे उस पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट में। तो उसको लगता था कि वो ये वजह उसकी हो सकती है, मे बी वो ये वजह हो।
अब ये तमहीद बांधने का मकसद ये था कि अब जब जाएँ, अब हमें अपने होश-ओ-हवास में जाना होगा जब वीज़ा के लिए हम जाते हैं कि भई ये चीज़ें आपने करनी है। पहली बात, आपने खुद अप्लाई करना है उसके लिए, वीज़ा के लिए। किसी एजेंट को, किसी को पैसे नहीं देने कि भई मेरा फॉर्म फिल कर दें, मैं फॉर्म में गलती ना कर दूँ। मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा कि आपने जेआरई का फॉर्म कैसे फिल करना होता है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे चाइना में आए हैं 2021 2023, 24 इवन के 19, 20, ठीक है? मैं ये तो नहीं कहता कि सारे मेरी वीडियोज़ को फ़ॉलो करके आए हैं, हमारी वीडियोज़ को फ़ॉलो करके हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट आए हैं ना, ठीक है? तो वो हमारी वीडियोज़ को उन्होंने फ़ॉलो किया था। कोई हमारी वीडियो को फ़ॉलो करने का मतलब ये है कि उन्होंने किसी एजेंट के थ्रू नहीं करवाई थी फॉर्म, उन्होंने खुद ही अपने फॉर्म खुद फिल किया था। ठीक है, आपने खुद फिल करना है। जैसे इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें कोई चेंजेस होंगी तो मैं, जो स्टूडेंट्स नए जाते हैं, हम ग्रुप वगैरह बनाते हैं, उसमें जो जो बताते हैं कि भाई ये मसला आ रहा है, और ये स्टूडेंट बताते हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं सारे, ठीक है, ओके भाई ये इरफान भाई ये मसला आ रहा है, उनका ये सोल्यूशन उन्होंने बताया कि इस तरह वो फिर मैं वीडियो में अपडेट करता हूँ और फाइनल वीडियो बनाता हूँ कि भाई ये आपने ऐसे फिल करना है, कोई मसले वाली बात भी नहीं है। ठीक है, तो वो आपने वीडियो आपने खुद ही वो करनी है और उसको फिर फॉर्म सबमिट करके प्रिंट आउट करना है। पिछले साल से फॉर्म चेंज हो गया है। अब जब मैं गया 2000 अगस्त 2019 की बात है, मैं वीज़ा लेके पहले पाक उसमें गया इस्लामाबाद में, पहली मरतबा इस्लामाबाद जा रहा था 2019 में। इतनी बड़ी तकरीबन उस वक्त मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 2000, अब अभी 29 साल है, तो उस वक्त अगर 2019 था तो 24-25 साल होगी, 24 साल होगी, ठीक है। तो इतनी उम्र थी, 24 साल की पूरी ज़िंदगी में पहली मरतबा इस्लामाबाद जा रहा था। मेरे कज़न पिंडी में होते हैं, तो वो मुझे ले गया। पहले मोफ़ा गए, मोफ़ा की डॉक्यूमेंटेशन वेरीफ़ाई करवाई, सारा कुछ करवाने के बाद उस वक़्त सीन हुआ करता था कि आपका एम्बेसी में पहले लिस्ट जाती थी। एम्बेसी लिस्ट फिर आगे जेरी ऑफ़िस को भेजती थी। यहाँ चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन एक लिस्ट भेजती थी एम्बेसी को, और एम्बेसी आगे जेरी ऑफ़िस को भेजती थी कि भई ये अप्रूवल लिस्ट है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना, और इनको इनके वीज़ा आपने लगाने हैं। मीन्स की डॉक्यूमेंटेशन इनकी कलेक्ट करनी है, वीज़ा नहीं, डॉक्यूमेंटेशन इनकी आपने फ़ाइल एक्सेप्ट करनी है। तो मैं वहां पे पहुंच गया। हम 3 दोस्त जाने वाले थे, 4 लड़के बन के 3 हम एक दूसरे कांटेक्ट में थे, बाकी 1-2 बाद में आए थे। तो एक मेरा पीएडी का दोस्त था, दोस्त क्लास फेलो था, और एक जो है वो और एक स्टूडेंट बाद में उसके साथ अच्छी गपशप हो गई थी, वो मास्टर का था और मैं मास्टर का था। ये 2 हम मास्टर के स्टूडेंट थे। मैं गया वहाँ पे, जो मेरे मुफा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ये सारा कुछ मैं करवाया मैंने। जैसे मैं एम्बेसी में जेरी ऑफिस में पहुंचा, उन्होंने कहा कि भाई लिस्ट हमारे पास तो आपका नाम ही नहीं है। मतलब यो जो लिस्ट आई हुई है उसमें आपका नाम नहीं है। वो पासपोर्ट नंबर एंटर करके चेक करते थे कि भाई जो लिस्ट आती थी उसमें आपका नाम नहीं है, तो हम आपका वीज़ा नहीं लगा सकते, आप बाद में आइएगा। खैर उस वक्त मुहर्रम भी था बीच में शायद, तो मैं फिर वापस आ गया। मुहर्रम नहीं था मेरे ख्याल में, कुछ और दिन थे। तो मैं वापस आ गया घर घर फिर हफ्ते 2 दिन के बाद, या ईद थी या पता नहीं क्या था। तो उसके बाद फिर हफ्ते के बाद दोबारा 10 दिन के बाद दोबारा मैं गया। पहले कॉल की फिर कि हाँ भी हमारा नाम है, ये कॉल करके भी पता कर सकते थे उस वक्त आप ना। तो कॉल की, उन्होंने कहा कि हाँ आपका नाम है, आ गया। अब जो मेरा दोस्त मास्टर वाला था वो एक दिन पहले मुझसे चला गया, उसी दिन गया बल्कि सबमिट करवाने, ठीक है। और मैं लेट पहुंचा, और वो पहले वो करवा के चला जा चुका था। अब मैं जब वहां पे पहुंचा तो अब अप्लाई तो किया था शुरू में। अब जाने वाले थे उससे पहले हमें पता चल गया था कि भाई बैंक स्टेटमेंट भी लाजमी होती है। बैंक स्टेटमेंट क्यों लाजमी होती है? क्योंकि जो हमारी हमारी स्कॉलरशिप तो थी, लेकिन जो जेडब्ल्यू फॉर्म था उस पे 3 ऑप्शन होते हैं। अभी भी जिनके पास जेडब्ल्यू फॉर्म है उन पे 3, एक सेल्फ वाला ऑप्शन होगा, एक स्कॉलरशिप वाला होगा, सोर्स ऑफ फंडिंग जहाँ पे है, एक होगा अदर का ऑप्शन। जो हमारा था वो अदर के ऑप्शन पे चेक था, मास्टर वालों का। और जो पीएडी वाले हमारी यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, वो ग्वांगचो यूनिवर्सिटी में, उनका 3800 स्टाइपेंड था, और डॉर्मेटरी भी मेरे ख्याल में शायद उनकी फ्री थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में उन्होंने मेजर खत्म कर दिया इंग्लिश में। HSK 3 या 4, HSK 4 हो तो तभी जो है आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं वो, ये ग्वांगचो यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ग्वांगचो यूनिवर्सिटी गुआंगडोंग में, ग्वांगचो यूनिवर्सिटी, शेंजन यूनिवर्सिटी, हार्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शेंजन कैंपस, ये 3 यूनिवर्सिटी, इनका यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड बहुत जबरदस्त होता है, 4000 तक होता है ऑलमोस्ट। तो ये फिर मैं चला गया। अब बैंक स्टेटमेंट बड़ी मुश्किल से पूरी की, 4.5 लाख की उस वक्त बैंक स्टेटमेंट थी, कि 4.5 लाख आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। उस वक्त पर ईयर का हिसाब नहीं था, बस बैंक स्टेटमेंट 4.5 लाख। अब किधर 4.5 लाख, 4.5 लाख होता तो बस काम ना हो जाता। उस वक्त हमारा डाउनफॉल, इतना डाउनफॉल चल रहा था कि मैं कभी बाद में बताऊंगा डाउनफॉल की स्टोरी, बल्कि एक उसमें वीडियो में बनाई हुई थी। हमारा बिजनेस जो उस वक्त लाखों का बिजनेस था, ठीक है, तो नाम था, क्योंकि वक्त आता होता है। तो वो डाउनफॉल कैसे आया, तो उसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो अनस्क्रिप्टेड वाला चैनल है ना, उस पे मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह डाउनफॉल आया, क्या वजह हो सकती थी, और क्या वजह हुई थी, और क्या सीन था, किस तरह फिर दोबारा हम ऊपर उठे।
तो 4.5 लाख नहीं थे, अब कहाँ से लाया जाए? वाले साहब ने इधर उधर सारा कुछ कर के अरेंज किए, 4.5 लाख और बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली अपना। उनके अकाउंट डाउनफॉल था, अकाउंट भी डोरमेट हो चुके थे और अकाउंट दोबारा उन्होंने एक्टिवेट करवाया। ठीक है, एक्टिवेट करवाने के बाद 4.5 लाख डिपॉजिट करवाया। डिपॉजिट करवाने के बाद मैं स्टेटमेंट आ गई, बैंक स्टेटमेंट बनी, मैं स्टेटमेंट लेके चला गया उसमें जेरी ऑफिस। ठीक है, और उसके बाद एफिडेविट भी साथ बनाना होता है कि भाई आप ये मेरा बेटा है, मैं इसको अपनी स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरी स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है, मुझे कोई एज ए फाइनेंशियल गारंटर कोई मसला नहीं है ये वो। मैं चला गया 4.5 लाख की बैंक स्टेटमेंट लेके जेरी ऑफिस। अच्छा, जब मैं जेरी ऑफिस पहुंचा और उन्होंने पहले पहले जब उन्होंने कहा ना कि पहली मरतबा जब मैं वीज़ा के लिए अप्लाई किया, अच्छा बैंक स्टेटमेंट मैं लेके गया, मैं पहली मरतबा जब गया बैंक स्टेटमेंट लेके ही गया। सबमिट कराई, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपकी पिछले 6 महीने से आपका अकाउंट फंक्शनल नहीं है, ये तो आपने अभी डिपॉजिट करवाए हैं और अभी आपने प्रिंट आउट करके आप हमारे पास आ गए हो, तो वीज़ा के लिए मुश्किल ही है। अब वीज़ा लगे या ना लगे, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैंने फिर दूसरे दोस्त को मैसेज किया, आप जेरी ऑफिस में जब एंटर होते हैं, मोबाइल अपना आप जब एंटर होते हैं उस उनको जमा करवा देते हैं उन्हीं के जेरी ऑफिस के अंदर, या मोबाइल ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो उससे मैं कॉल करके नहीं पूछ सकता था कि उस खैर मैंने उसमें फेसबुक की उस वक्त इतनी प्राइवेसी नहीं हुआ करती थी। मैंने लॉग इन की फेसबुक आईडी, वो दोस्त मेरे साथ फेसबुक पे ऐड था, मैंने उसको मैसेज किया कि यार ऐसे ऐसा है, वो ऑनलाइन नहीं था। कि उन्होंने ये कहा कि भाई हम वीज़ा अप्लाई करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, अगर ना लगा आपकी गारंटी है, क्योंकि आपकी ये स्टेटमेंट वाला सीन है, स्टेटमेंट आपकी पूरी ये कंडीशन हमारी को फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने कहा कि फिर मैंने उस दोस्त को मैसेज किया, उसने नहीं बताया, वो रिप्लाई नहीं किया, ऑनलाइन नहीं था। मैंने कहा मेरा दोस्त जमा करा के गया है, बस आप भेज दो। ठीक है, क्योंकि सुबह हम हमारा प्लान था कि आप हमने 9 बजे जाना है, क्योंकि वो जहरी ऑफिस में मैं 9 की बजाय 10-11 बजे गया था, क्योंकि वो जो दोस्त था उसने कहा कि मैं पहुंच चुका हूँ, पहले जब जाने से पहले उसने बताया। मुझे पता था कि वो जहाँ पे सबमिट करवा के जा चुका है, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं है, वो जा चुका है। ठीक है, तो वो चला गया और मैंने फिर जब दोबारा उसमें ऑफिस, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि भेज दे, मैंने कहा भेज दे। उन्होंने कहा कि ना लगा तुम आपकी ये फॉर्म वगैरह साइन करेगा, ना लगा वीज़ा ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा मेरा दोस्त सबमिट करा के गया है, उसको या उसने अभी बताया नहीं है या क्या आवश्यक है, मैंने कहा भेजो बस, जान छोड़ो। जब मैं कॉल कर वो बंद करके सारा कुछ सब सब एप्लीकेशन सबमिट करा दी, मैं बाहर गया, दोस्त को पहले पहले दोस्त को कॉल की कि यार वो क्या सीन है उसका, तो आपसे ये इस तरह पूछा था। उसने कहा नहीं, मेरा तो अकाउंट ऐसे ऐसे पूरी रिक्वायरमेंट पूरी फिल कर रहा था। मतलब उन्होंने कहा कि ये आपका अकाउंट फंक्शनल नहीं है पिछले 6 महीनों से, ऐसा अकाउंट जो पिछले 6 महीने से वर्किंग हो, ट्रांजैक्शन उसमें हो रही हो, और आप क्या कहते हैं उसमें वो विदड्रॉ डिपॉजिट कर रहे हो, आपने तो अभी वो कर रहे हैं, आपका तो ये पूरी नहीं करता। ये इस तरह का अकाउंट फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है, अभी आप जो आप में से कुछ हैं तो आप कह रहे हो ये क्या, अगर हमारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लग गई तो हमें भी 6 महीने का बैंक से ये इस तरह करना पड़ेगा। नहीं, उस वक्त हमें पता नहीं था या हमें बताया नहीं था। एक होता है लेटर मिलता है अगर आपका नया अकाउंट है, ठीक है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं आप बैंक से, कि भाई जब आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, आपका नया अकाउंट है, तो आपको आप उनसे कहें कि मुझे मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बना के दे, वो आपको बना के देते हैं कि भाई ये इस स्टूडेंट का अकाउंट ये है वो है। तो वो आपकी 6 महीने वाली कंडीशन को वो कर देता है। ठीक है, एक्सक्लूड कर देता है, उसको खत्म हो जाती है वो, अगर आप स्टेटमेंट वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देते हैं। अगर आपका न्यू अकाउंट है या 6 महीने से फंक्शनल नहीं है, तो इस तरह ये इस पे आने वाले दिनों में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा बैंक स्टेटमेंट पे कि क्या सीन होता है, किस किस कंडीशन पे बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो अब वो उन्होंने कहा कि भाई फंक्शनल नहीं है, मैंने कहा भेज दो। फिर मैं दोस्त को कॉल, उसने कहा मेरा तो पूरा था सारा कुछ, उसके वाले साहब उनके साथ जॉब कर रहे थे, उनकी तो ट्रांजेक्शन होती रहती थी, तो प्रॉपर नॉर्मल उनका अकाउंट था। तो मैंने कहा भाई लो जी, प्रोग्राम जिसे कहते हैं ना बढ़ गया। ठीक है, मुझे वह डाउट हो गया कि भाई कोई ना कोई कांड होने वाला है। अच्छा, वो जब वीज़ा आया तो पासपोर्ट आया तो वीज़ा नहीं लगा हुआ था। अब क्या करें भाई? अब उस वक़्त फिर दोबारा मसला। अब उन्होंने कहा है कि ये बैंक स्टेटमेंट अपनी, मुझे अब साफ ज़ाहिर है बैंक स्टेटमेंट का उन्होंने इश्यू निकाला था, तो स्टेटमेंट वाला मसला तो स्टेटमेंट का था। खैर, मैंने वाले साहब को कॉल की कि भाई ऐसा-ऐसा वीज़ा नहीं लगा हुआ, तो अब क्या करना है? अच्छा, मैंने कहा फिर बैंक स्टेटमेंट की जितनी पेचीदा चीज़ें और ये ट्री वगैरह सारा कुछ, ये मुझे उसी उससे पता है। अगर वो मेरे साथ कांड ना होता, तो ये सारी चीज़ें शायद मुझे ना पता होती और आपको भी शायद मैं ना बता पाता। फिर अब क्या किया जाए? हाँ, उन्होंने कहा है कि अपना अगर, क्योंकि हम हमारा तो अकाउंट है था ही नहीं, वाले साहब का अकाउंट, अब कोई और चांस ही नहीं था, कोई और ऑप्शन। उन्होंने कहा हाँ, अपने ब्लड रिलेशन में से आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। वो मामू के बेटे की हो, चाचू के बेटे की हो, चाचू के बेटे की हो, यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने ट्री साबित करना है कि ये आपका वाक़ई रिश्तेदार है। ठीक है? वो मतलब कि आपके या वालदा का भाई, आई थिंक वो भी यूज़ कर सकते हैं, वालिद साहब का भाई, वालिद साहब, और मतलब जो आपके ट्री में आते हैं, फैमिली ट्री में। तो अब मेरे एक चाचू के बेटे थे, उनकी स्टेटमेंट, वो बिज़नेसमैन बंदे हैं, तो उनके जो है स्टेटमेंट थी, तो उनके पास अच्छी खासी स्टेटमेंट थी। तो मैं भी वहाँ से मैंने उड़ान भरी, इनके बाई रोड ही गया।
पहले मैं घर आया, घर से फिर मैं हमारा घर लई आया, और वो तौसा वबाई गाँव हमारा तौसा है, वहाँ से बैठा मैं तौसा गया। तौसा वहाँ पर जाके स्टेटमेंट निकलवाई। चाइना, भाई चाइना पहुँच चुका था उस वक़्त, ठीक है? अब ये कांड हो रहे हैं। अब स्टेटमेंट निकलवाई, स्टेटमेंट वहाँ पे मैं फिर 1 दिन वहाँ पे रहा, अगले दिन फिर इधर आया, 2 दिन के बाद फिर मैं दोबारा इस्लामाबाद आ गया, ठीक है? अब दोबारा क्या मसला था, मोफा के जो डॉक्यूमेंट्स उसमें जो करवाते हैं ना, वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो आप करवा लिए। उस वक्त रोला ये था, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट था ना, ये ओरिजिनल लेते थे ये जेरी वाले। अब मेरा ओरिजिनल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट था, वो तो मैं जमा करा दिया था सबमिट। अब दोबारा मैंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाया, वो पहले खैर वो बनवाया कि वो प्रिंट बंदा एक वाकिफ था, वैसे भी प्रिंट वो निकाल देते हैं, विद इन 6 मंथ वैलिडिटी हो तो आपका प्रिंट वो पहले वाला रिकॉर्ड होता है, तो आपको वो वही प्रिंट करके दे देते हैं। तो मैंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वहां से लिया, और फिर दोबारा मोफा गया। दोबारा मोफा जाने के बाद दोबारा उसको वेरीफाई करवा के अगले दिन फिर जो गया, उसमें गया, क्या कहते हैं, ये जेरी ऑफिस चला गया। वहां पे मैंने सबमिट करवा दी पहले। अब स्टेटमेंट बनवाई, मीन्स के पहले दादा जो हैं हमारे, उनकी स्टेटमेंट निकलवाई, ठीक है? उसमें फिर वो मेरे वालिद साहब और चचा वो आए। वो जो चचा जो मेरे हैं, वो 2-3 साल पहले जिनकी इंतकाल हो गया था, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो अब्बू और चचा थे उसमें, ठीक है? अब्बू की फैमिली में मैं था, हमारी मतलब हमारी सारी फैमिली थी, ठीक हो गया। और उसके बाद जो चचा थे, उनकी फैमिली में वो सारे उनके बेटे थे और बेटियां थी जो उनके हैं। और उसमें वो भी बेटा था जिनकी मैंने स्टेटमेंट यूज़ करनी थी, ठीक है? इधर से पहले दादा दादा की निकलवाई, ठीक है? अब फिर चाचू को वाले साहब ने कहा कि भैया आप ले आओ इधर आके, फिर वो नादरा गए। नादरा जाने के बाद ये सारा कुछ फैमिली ट्री इस तरह साबित किया, ठीक है? कि भाई वाले साहब की, सॉरी, दादाजी में के उसके बेटे और बेटियां, उसमें अब्बू और चचा। उसके बाद अब्बू की जो फैमिली थी उसमें हम सारे, चचा के फैमिली जो थी उसमें वो सारे उसके उनके बेटे। इस तरह प्रूव हुआ कि भाई ये मेरा चचा का बेटा है, ठीक है? चाचू का बेटा है, और इसकी मैंने बैंक स्टेटमेंट यूज़ करनी है। अब मैं फिर बैंक स्टेटमेंट लेके वहाँ पे गया जेरी ऑफिस में। उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये कौन है? मैंने कहा चचा का बेटा है। उन्होंने कहा दिखाओ एफआरसी दिखाओ। और एफआरसी, वो जो एफआरसी होती है वो भी आपने मोफा से वेरीफाई करवानी होती है। मैंने वो भी मोफा से वेरीफाई करवाई, ठीक है? जो 3 पेजेस बने। अब्बू दादा दादा की जो वो थी फैमिली सारी, उसमें उसके बाद हमारी फैमिली, ठीक है, जिसमें अबू थे और उसके चचा की जो फैमिली थी, वो 3 पेज बने थे मेरे ख्याल में। वो मैंने वो करवाए, वेरीफाई करवाए, ठीक है? एफिडेविट जो होता है वो नहीं करवाना होता। जो एफिडेविट होता है उसमें उसका फिर मैंने चचा के बेटे का, फिर इस बार चचा के बेटे का एफिडेविट बनवाया कि भाई मैं, मेरा नाम फलां और मेरा ये बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है, मुझे कोई मसला नहीं है, ये वो, ठीक है? वो एफिडेविट नहीं करवाना होता बैंक से, उसमें वेरीफाई, अगर अगर आने वाले दिनों में आप यूज़ भी करते हैं तो एफिडेविट को मुफा से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती। तो उस तरह फिर उसने कहा कि हाँ भाई कौन सा आपका चाचू का बेटा है जिसकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ करनी है। उसने फिर हाइलाइटर के साथ हाईलाइट किया, हाँ भाई पहले दादा की फैमिली में से अब्बू को हाईलाइट किया और चचा को हाईलाइट किया कि भाई ये हैं। और उसके बाद मेरी जो हमारी उसमें थी वो फैमिली, उसमें से मुझे हाईलाइट किया, और उसके बाद ये हाईलाइट किया चचा को, चचा के बेटे को। तो इस तरह ट्री प्रूव करके मैंने सबमिट करवा दिया ये अपना वीज़ा प्रोसेस। लेकिन लेकिन उस वक्त तक एक मेरा दोस्त था, उसका जानने वाला था एम्बेसी में, तो मैंने उससे पता करवाया कि यार पता करवाओ कि वीज़ा लगा है या नहीं लगा है। उसने बाई चांस उसने कह दिया कि यार मेरा एम्बेसी में जानने वाला है। तो मतलब जानने वाला इनके, मतलब उसका कोई दोस्त था। तो उसने उसने सिर्फ सिर्फ इतना पता लग सकता है कि वीज़ा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है? वजह उन्होंने कहते हैं वजह हमें भी नहीं पता होती, ये एम्बेसी को पता होती है, ठीक है? तो वहाँ पे जब उन्होंने उसने मुझे पहले बता दिया था कि यार आपका वीज़ा नहीं लगा। एक दिन पासपोर्ट कलेक्शन जो डेट होती है उस पे लिखी होती है, आपको रिसिप्ट देते हैं ना, जब आप पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं वो आपको रिसिप्ट देते हैं कि भाई कलेक्टेड डेट ये होती है, एक्सपेक्टेड कलेक्टेड डेट। उससे 1-2 दिन पहले मुझे उसने बता दिया था कि भाई आपका वीज़ा नहीं लगा। फिर मैं दोबारा गया, उनसे वजह पूछी कि भाई वीज़ा, उसने कहा भाई हमें वजह नहीं पता, भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, वजह किसी को नहीं पता होती। ये एम्बेसी जाने। अब भी जो स्टूडेंट्स, अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किस बिहाफ पे वीज़ा रिजेक्ट हुआ। हो सकता है कोई वजह हो, लेकिन मुझे नहीं पता थी उस वक्त कि क्या वजह थी या क्या वजह हो सकती है। खैर 2 मरतबा मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। हर बार मैंने फीस हर बार सबमिट करवानी होती है, जेरिया फीस का ये असूल है। और उनका कि भाई आपने हर बार, उस वक्त 10,000 फीस, बल्कि 6-7 हज़ार फीस हुआ करती थी, 9,000 उस वक्त हुआ करती थी इसकी अर्जेंट की। उस वक्त एक्सप्रेस सर्विस भी हुआ करती थी, वो 2 दिन के बाद वीज़ा आता था, और जो नॉर्मल होता था वो आपको 4 दिन के बाद मिलता था। मीन्स कि आपने मंडे वाले दिन अगर सबमिट करवाया, नॉर्मल आपको मिलेगा जुमे वाले दिन। और आपने अगर नॉर्मल एक्सप्रेस करवाया है तो मंडे किया है तो आपको वेंसडे को मिल जाएगा। तो इतना फ़र्क होता था। अब फीस वो 15,000 है, बाय द वे। जो खैर आने वाले दिनों में आगे 1,000-2,000 बढ़ जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सीन है। मैंने दोबारा, अब फिर मसला और
मसला क्या, वो मेरा तो सबमिट हो चुका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। दोबारा मैंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैं दोबारा एक हमारे जानने वाले थे इलाके में, उसको मैंने कहा कि यार मेरा पुलिस क्लियरेंस डाटा पड़ा होगा वहाँ पे, क्या आप मेरा वो प्रिंट करके वाले साहब को दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा चलो कोई मसला नहीं है। पहली मरतबा मैंने उनको मैसेज किया था ज़िंदगी में, और आते जाते हम उनसे मिलते रहते हैं ऐसे दुआ सलाम, ठीक है। पहली मरतबा मैसेज करने का कोई मसला नहीं, उन्होंने वाले साहब को दे दिया, वाले साहब ने दोबारा टीसीएस करवाया। अब बैंक स्टेटमेंट दोबारा एक चेक कर, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में ओरिजिनल मैंने सबमिट करवा दी थी, वो भी सबमिट करवानी होती ओरिजिनल। फिर मैंने अब्बू को कहा कि उसने चाचा के बेटे को कहा कि यार वो प्रिंट करवा के बैंक स्टेटमेंट तो आप दोबारा इरफान को भेज दो। उसने दोबारा बैंक स्टेटमेंट टीसीएस करवाई, इधर से वाले साहब ने वो पुलिस क्लियर टीसीएस करवाया, ठीक है। और मेरे पास जो वीज़ा के पैसे, उस वक्त मेरे पास जो पैसे मैं लेके गया था, यकीन माने वो मैं अपने दोस्त से लेके गया था। मेरा दोस्त है गुलाम रबानी, 20,000 मैंने उससे लिए थे उस वक्त, ठीक है। तो उससे मैं लेके गया था, मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं था उस वक्त, बिल्कुल खाली जिसे कहते हैं ना था, ठीक है। तो उससे मैंने लिए थे 20,000। तो 2 मरतबा तो वीज़ा में अप्लाई कर चुका था, और उसके बाद बाकी बचा था 1 मरतबा बस। मैंने कहा ये आखिरी ट्राई करते हैं, अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो छोड़ो यार। ट्राई किया, उसमें के बाद सेम 1-2 दिन पहले मुझे फिर वो उस लड़के ने बता दिया था कि यार आपका वीज़ा नहीं लगा। फिर वही दबे पाँव गए और अपना मैंने पासपोर्ट उठाया। मैंने कहा वजह, उसने कहा वजह हमें नहीं पता। इस तरह 3 मरतबा मैंने अप्लाई किया था, मेरा वीज़ा नहीं लगा था, ठीक है। और लड़के ऐसे भी हैं जो 10-10 मरतबा भी लगवाते हैं, उनका वीज़ा नहीं लगता। और ये सिर्फ आप सोच रहे होंगे कि भाई ये आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी। हाँ, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का हो सकता है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो मेरी उस वजह से, और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन की पेचीदगी और ये वो, लेकिन कोई वजह तो होनी चाहिए, लेकिन वजह नहीं थी। वो खैर एम्बेसी को पता हो कि वजह हो सकती है, लेकिन हमें ना पता चल रही, अलग बात है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वहाँ पे एक मुझे लड़का मिला, उस बेचारे की सीएससी स्कॉलरशिप थी, बिलीव मी, सीएससी स्कॉलरशिप थी उसकी। उससे मैंने वैसे उस वक्त नंबर नोट करके कर लिया था। सीएससी स्कॉलरशिप थी, उसका भी वीज़ा उसने 2 मरतबा अप्लाई कर लिया था, उसका भी नहीं लगा। उसके बाद वो कह रहा था मैं अब जाऊँगा कराची, कराची से वीज़ा जहरी ऑफिस से लगवाऊंगा। वहाँ पे कराची गया, ठीक है। उससे मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा हाँ भाई क्या बना? उसने कहा मेरा वीज़ा कराची में भी, कराची में शायद डाटा नहीं था उनका, शायद डाटा उनके डिपेंड करता है डाटे पे, या आपका डाटा हमारे जो पंजाब वाले होते हैं, केपीके वाले होते हैं, इस्लामाबाद या इधर आता है लाहौर में। अब जहरी ऑफिस जो बना है यहाँ पे डाटा होता है, ठीक है। और जो इस कराची वाली साइड पे है, उस साइड से वो उधर जाते हैं, तो शायद उनका वहाँ पे डाटा नहीं था। लेकिन लड़के वहाँ पे जाते भी हैं, शायद वो करें कि अप्लाई तो कर देते हैं, शायद वहाँ पे भी शायद नहीं लगता। तो ये सीन था। मेरी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन ओके थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर आपका आने वाले दिनों में कुछ इस तरह मसला बनता है, तो आप जब जाते हैं वीज़ा लगवाने के लिए, दोबारा आप उनको बताएं कि मैंने 2 मरतबा वीज़ा लगवाया हुआ है, इतना मेरा नहीं लगा। रिजेक्ट नहीं होता, रिजेक्ट का मतलब, रिजेक्ट जो वीज़ा होता है वो उसकी स्टैंप लगती है बाकायदा कि रिजेक्टेड, ठीक है। आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट जमा करवाया या इस तरह कुछ, वहाँ पे रिजेक्टेड लिखा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिफ्यूज़ होता है। रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि आपका वीज़ा उन्होंने आपको, आपका पासपोर्ट ब्लैंक वापस कर दिया आपको, ठीक है। तो ये सीन होता है। अब जब आपने जाना है, अगर खुदा न खास्ता पहली मरतबा, और स्टूडेंट्स ने भी जब मुझसे रब्ता किया है, फीमेल ने, मेल्स ने, लास्ट टाइम भी, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम अपनी स्टोरी बताई थी, उन्हीं उसी वीडियो को देख के उन्होंने कहा था कि भाई यार ये बंदा हमें बता सकता है कि हमारा वीज़ा जो नहीं लगा तो इसका मसला क्या हो सकता है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स, उस वक्त तो डॉक्यूमेंटेशन ये भी होता था, कभी फेक डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जेडब्ल्यू कोई भी बना सकता है। आजकल तो जेडब्ल्यू भाई डाउनलोड होता है, उसका क्यूआर कोड लगा होता है जेडब्ल्यू पे, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद डाटा शो हो जाता है, फलाम फलाम सारा कुछ, ठीक है। उस क्यूआर कोड पे आप डाटा वीचैट में जाके स्कैन करें, उसका एक ऑप्शन होता है, मैंने एक मरतबा स्कैन किया था, ठीक है। उसमें क्योंकि आप खुद डाउनलोड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो ऑथेंटिक है। अगर किसी एजेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया हुआ है और उसने आपको क्यूआर कोड, फर्जी आपको बना के दिया क्यू जेडब्ल्यू, तो वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके आगे कोई डाटा शेटा आता है कुछ इस तरह के भी, मैंने चेक किया था, क्योंकि मैंने कहा चेक तो करें जो मेरा क्यूआर कोड अपना जो जेडब्ल्यू वाला अभी जो किया था, मैंने वैसे चेक इन्फॉर्मेशन के लिए था क्या होता है। तो वहाँ पे डाटा शेट कुछ शो, अब मुझे भूल गया कि भाई उसमें क्या शो हुआ था, लेकिन यह है कि क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद कुछ ना कुछ डाटा शो होता है और उससे वेरीफाई हो जाता है कि भाई हाँ भाई दिस इज ऑथेंटिक, ठीक है। तो ये सीन था, ये मेरी रुदात थी। अगर आने वाले दिनों में आपका कुछ इस तरह होता है तो आप उनको कहें कि भाई मैं 2 मरतबा वीज़ा अप्लाई कर चुका हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है, मेरे सारी डॉक्यूमेंटेशन ये ओरिजिनल है, ये फुल स्कॉलरशिप है, ये है वो है, सारा कुछ आप उनको बताएं, ठीक है। इंटरव्यू जो ले रहा होता है, उनको भी लास्ट टाइम एक फीमेल थी, उनका पहली मरतबा नहीं लगा, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया होता है ऐसे ऐसे, दोबारा जब उनसे पूछा उन्होंने कहा हाँ मेरा लग गया। एक नहीं बल्कि मल्टीपल स्टूडेंट्स थी, ठीक है। तो मुझे लगता था कि शायद लड़कों का रिजेक्ट होता है, लड़कियों का भी, फीमेल्स का भी रिजेक्ट हुआ है, और उनमें से दो मेरे ख्याल में एक का तो लग गया था, दूसरे का मुझे नहीं आइडिया कि कौन कौन थी या कौन था, कौन थी कहाँ से थी, मुझे आइडिया नहीं था। किसी एक स्टूडेंट ने रिकमेंड की हुई थी कि भाई ये उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, प्लीज़ आप उसे गाइड कर दें। मैंने कहा ठीक है। तो ये सीन होता है इस तरह। तो लास्ट टाइम एक स्टूडेंट का जो रिजेक्ट हुआ था, उसने जब इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू दोबारा इंटरव्यू भी होता है वीज़े में, वो उसमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ ये चेक करने के लिए बंदा साइको तो नहीं है, पागल तो नहीं है, सही है ना। तो उनसे बेसिक क्वेश्चन की हाँ भाई करते हैं, आपको लिखे होते हैं, इंग्लिश में करने होते हैं।
दिस व्हाट्स योर नेम, व्हाई यू आर गोइंग टू विच मेजर, लिखे होते हैं कि क्वेश्चन इनके जवाब दें आप उर्दू में दें, इंग्लिश में दें, इट्स अप टू यू, इंग्लिश में दे दें ज़्यादा बेहतर है। व्हाई यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम, यस आई एम गोइंग फर्स्ट टाइम, ये क्वेश्चन करने होते हैं। अब उनको लास्ट टाइम जो स्टूडेंट गई थी उन्होंने उसको कहा था कि भाई मेरा पहले मतलब सबमिट करवाया है, मेरा ये स्कॉलरशिप है, ये वाली फुल स्कॉलरशिप है, मुझे मतलब क्यों रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा होता तो नहीं है, शायद कोई मसला हो या आपका क्यों हो गया, मुझे नहीं आइडिया। उसका मतलब नेक्स्ट वीडियो मतलब वीडियो वीज़ा लगा हुआ था, ठीक है। तो ये सीन होता है, ये रुदाद होती है। बाकी ये वही फील कर सकते हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो, क्योंकि मेरा अब जब 2023 में मैं दोबारा अप्लाई करने वाला था, जब हम यहाँ चाइना आने वाले थे, तो उस वक्त मुझे डर था। हम 4 स्टूडेंट गए, 2 गए थे, 3 हाँ, वीज़ा के लिए। तो मैं बस सबमिट करवा के, मैंने लड़का जो साथ था उसने कहा मेरा कज़न है वो रिसीव कर लेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं रिसीव करो, मैं घर जाता हूँ, मुझे टेंशन वेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। बस जब वो उठा ले पासपोर्ट, मुझे बता देना कि वीज़ा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। जब उसने पासपोर्ट उठाया, उसने कहा कि यार वीज़ा लगा हुआ है। मैंने कहा ठप्पा किधर है, सबूत चाहिए, ठीक है, क्योंकि कानून को फाइलें नहीं, सबूत चाहिए, ठीक है। कोई सबूत नहीं, कोई गुनहगार नहीं, ठीक है। तो उसने कहा कि यार, वो जब साथ लड़का था, उसने कहा कि यार तेरा फॉर्म में जेरी का मैंने फिल किया, मतलब उसने वीडियोस मेरी फॉलो करके वीडियो मेरा फॉर्म, मैंने कहा यार फॉर्म फिल कर दे, मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो फॉर्म उसने मेरा फिल किया, डाटा सारा कुछ उसने फिल किया। उसने कहा यार अच्छा, जब वो हो गया पासपोर्ट, उसने कहा लगा हुआ है मुझे, मैंने कहा मुझे पासपोर्ट दिखा, उन ठप्पा दिखाओ, तस्वीर भेजो, उसने कहा अपने कजन को कहो। उसने कहा कजन सेंड करता है। फिर मैंने 10-15 मिनट के बाद मैंने कहा यार मुझे तस्वीर दिखाओ, ठीक है। उसने कहा यार तुझे क्या हो गया है, मतलब तेरा फॉर्म मैंने जेरी का फिल किया, तुझे नहीं पूछा कि फॉर्म कैसा है, कैसा फिल किया हुआ है, नहीं किया, तुझे मसला नहीं था, बस तूने उसने कर दिया, कोई मसला नहीं, लेकिन अभी तू क्यों इतना जो है ना ये उतावला हुआ हुआ है। मैंने कहा भाई तू नहीं जानेगा, ठीक है, कि ये क्या मसला है। मुझे पहले मरतबा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा वीज़ा लगा हुआ है, क्योंकि 3 मरतबा मैं रिजेक्ट हो चुका था 2019 में, मेरा नहीं लगा था, ठीक है। तो उसने जब तस्वीर मंगाई, ठप्पा, मैंने सबूत देखा, मुझे यकीन आया कि हाँ अब मान सकते हैं भी लगा हुआ है। तो जिनके साथ होती है उन्हीं को पता होता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। जिनका पहली मरतबा लग गया उनको कहते हैं कि यार उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हाँ हाँ लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह सीन होता है। अगर इंशाल्लाह आपका लग जाएगा, मसला नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको एक ये हकीकत बता रहा हूँ कि ये इस तरह होता है। जिनके नहीं लग रहे हैं ना वीज़े, ये वही जानेंगे कि भाई इसका इसका कि क्या इसकी होते हैं, ठीक है, इसका कितनी इससे मेरे को टेंशन होती है कि भाई ये क्या हो गया है, ठीक है। लेकिन हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है। मैंने लास्ट वीडियो में उसमें भी बताया था, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है। अगर मैं उस वक्त चाइना आ जाता, ठीक है, वीज़ा लग जाता, शायद मैं आज ये जो इरफान आपके सामने बैठा है वो ना होता। मुझे यूट्यूब पे शायद मैं काम ना कर रहा होता। आप मुझे इतने सारे लोग प्यार दे रहे हैं और उसके बाद जानते हैं, शायद मुझे कोई ना जानता, क्योंकि ये जो हमने काम स्टार्ट किया था, ये हमने किया था मेरे ख्याल में 2018 में किया था, लेकिन दोबारा 2000 वो चैनल वो हो गया था, उसमें मसला आ गया था। फिर जुलाई मई 2019 था जब हमने स्टार्ट किया था ये वाला। शायद हम चाइना आ जाते तो ये काम स्टार्ट खत्म हो जाता कि भाई छोड़ो यार, आप चाइना आ गए क्या करना है, ठीक है। तो उस वक्त फिर भाई जो है वो चाइना आ गया। अब सितंबर लग गया, सारा कुछ हो गया, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, भाई चाइना आ गया, ठीक है। वो कहते हैं उसका दिल नहीं था, छोटे भाई का जो जुड़वा है ना उसका भाई, उसका मूड नहीं था कि मैं चाइना जाऊँ, वो थोड़ा सा उस वक्त बीमार था, ठीक है। तो उसका मूड नहीं था कि भाई मैं चाइना जाऊँ। अब वो आ गया, मैं चला गया, उसके बाद वो कोविड आ गया, वो पाकिस्तान गया और वो फिर वहाँ रह गया, मैं फिर आ गया, ठीक है। तो ये वक्त का विषय सर्कल है, फिर चलता रहता है। फिर भाई ने जो है स्टाइपेंड उसको मिला, तो बस वो फिर ऐसे ही करते कराते, ये वेबसाइट मैंने स्टार्ट की हमने, सी एस गाइड ऑफिशियल, उसी वक्त स्टार्ट की, 2020 में स्टार्ट की थी, दिसंबर 2019 था, या जनवरी जनवरी 2019 था, शायद दिसंबर था शायद। मेरे पास जो डोमेन बाय करनी होती है ना, जैसे CSGuideofficial.com, मेरे पास इसके भी पैसे नहीं थे, ठीक है। वो एक दोस्त हमारे थे, हमारे सारे सीनियर थे, वो वो उस बना रहे थे। उसने कहा कि ये डोमेन वगैरह, मैंने कहा डोमेन सर बाय कर दे, मैं आपको शाम को पैसे सेंड कर। उसने ये तो नहीं कहा कि मुझे पैसे दो, मैंने कहा सर बाय कर दे। उसने कहा डोमेन शोमेन बाय करनी होती है, उसकी 2000-2500 फीस होती है, तो इतनी, तो इसका क्या करना है। मैंने कहा बाय कर दे, मैं आपको शाम को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो उसने बाय कर दी शाम को। मैंने जो है फिर भाई को कहा कि स्टाइपेंड उसका आ गया था, या कोई 1-2 दिन के बाद, या वो शाम को, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। शाम को ही मैंने ख्याल मैंने उसको सेंड कर दिए थे पैसे कि भाई सर ये। उसके बाद होस्टिंग शोस्टिंग ये वो सारा कुछ करते कराते, ये बड़ा एक वो था। ये मैं रुदाद अपनी सुनाऊंगा कि डाउनफॉल जो हमारा आया था। बल्कि इसी वीडियो के बाद मैं एक जो मेरे अनस्क्रिप्टेड वाले चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड की हुई है ना, उसको मैं पहले आज अपलोड करता हूँ। मैं आज क्योंकि लैब नहीं गया, तो मैंने कहा कि आज एक बारिश आ रही थी, क्लास भी मेरी मिस हो गई है सुबह, क्योंकि पता नहीं आज दिल नहीं कर रहा था,
जिस समय थोड़ा सा पेन महसूस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उस पे मैं करूँगा अपलोड, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि डाउनफॉल किस तरह आया, क्या वजह थी, क्या चीज़ें करनी चाहिए कि डाउनफॉल अगर आ भी जाए तो क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सीन होता है। पता नहीं ये डिस्टर्ब ना कर रहा हो आपको। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उस पर बनाने की कोशिश करता हूँ। रिकॉर्ड अभी कर लेता हूँ, पहले मैंने और वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, खैर कर ली, पहले उसको अपलोड कर लें, उसके बाद एक आध स्टोरी उसमें शेयर करूँगा। और ठीक है कि किस तरह वो करनी है फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी गुड लक सबके लिए, टेंशन आप बिल्कुल मत लें कि भाई ये होगा। आपने सिर्फ, क्योंकि उस वक्त देखिए जब मेरा वीज़ा नहीं लगा था, तो अब मेरे दिल में ये तो मलाल था कि भाई यार नहीं जा सका यार। ठीक है, बंदा जितना भी कह दे, मैं ये भी कहा यार कोई ना कोई अच्छाई होगी, कोई ना कोई अच्छाई होगी। और अच्छाई उस वक्त नहीं लगता, उस वक्त इंसान है। मैं ये मेरा बिलीव था कि यार कोई ना कोई अच्छाई होगी, लेकिन शैतान आपको साथ साथ वो करता है कि यार किस तरह की अच्छाई है, तू चाइना नहीं जा सका और तू अब अच्छाई की बात कर रहा है, किस कौन सी अच्छाई। इंसान है ये, ख्याल आते हैं बंदे में। अब आपको भी वक्ती तौर पे आए उस वक्त अगर कोई इस तरह आपके साथ अनहोनी हो जाती है, तो फिर दिल में ये था कि यार कोई ना कोई अच्छाई होगी। बस ये सब्र करके फिर, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया था। मैं एक मरतबा नहीं लगा, दूसरी मरतबा फिर जो खज्जल खुआरी करनी थी वो की, फिर तीसरी मरतबा की। ठीक है, अब मेरे हाथ खड़े हो चुके थे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल पैसे नहीं थे। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा सीन था। क्योंकि मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ। ठीक है, मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर आप मेरी ज़िंदगी के बारे में मुझसे जो चीज़ मर्जी पूछेंगे मेरी ज़िंदगी के बारे में, मैं आपको हर फन एक एक चीज़ बताऊंगा, सच बताऊंगा अपनी ज़िंदगी के बारे में। लेकिन कोई मुझसे किसी की ज़िंदगी के बारे में पूछेगा, किसी की पर्सनल बात या किसी का कोई ऐसे चीज़ जो मुश्किल वक़्त में किसी ने मुझे बताई है, वो शायद मैं आपको ना बताऊँ। ठीक है? उसमें शायद मैं आपको कोई हेल्प ना कर पाऊँ। लेकिन अगर आप, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो डिस्कस करते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ सारी चीज़ें। ठीक है? मैं किसी कोई भी वो नहीं करता, किसी को नहीं बताऊँगा कि भई ये किसी ने क्या कहा था। अगर आप मेरे बारे में पूछते हैं, मैं आपको हर एक चीज़, क्योंकि कोई ऐसा काम किया ही नहीं है कि जिसका पछतावा हो। ठीक है? हाँ, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आपके उसमें होती है कि यार ये अगर मैं इस तरह ना करता ना, ये काम मुझे इस तरह करना नहीं चाहिए था। ठीक है? ख़ैर इतना कोई गलत काम की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ऐसे कुछ वो कहते हैं ना कि ऐसा गुनाह नहीं करना चाहिए जिसकी बाद में माफ़ी मुश्किल हो। ऐसे काम से बिल्कुल आपने परहेज़ करना है। ठीक है? अब जब चाइना आने लगेंगे, मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह आपने अपने आप को बचाना है इन चीज़ों से। ठीक है? कि ये जो चाइना जाते हैं या वापसी बाहर किसी मुल्क में जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने अपने आपको मजबूत रखना है आपने। ठीक है? आपने उन चीज़ों, गलत चीज़ों से अपने आप को बचाना है, डिस्ट्रैक्शन जो होती है उससे अपने आप को बचाना है। ठीक है? वो लड़कों के लिए भी होंगी और लड़कियों के लिए भी होंगी, सबके लिए मैं इंशाल्लाह वो वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? तो अब ये सीन होता है। तो हाँ, तो हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है, डोंट वरी अबाउट दैट। अपना सही से अपनी एफर्ट, फुल टाइम एफर्ट करें। अगर नतीजा आपके खिलाफ आता है, दैट मीन्स कि कोई अच्छी चीज़ आपका इंतजार कर रही हो। मैं एक और भी स्टोरी ऐड करता जाऊँगा। एक स्टूडेंट थी, लास्ट टाइम उन्होंने अप्लाई किया, वो बहुत, उनकी प्रोफाइल बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने मैसेंजर पे मैसेज किया हुआ था, प्लीज़ मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें, आप पे मुझे यकीन है कि प्लीज़ मुझे ये बता दें। मैं वैसे रिकमेंड, कभी कभार मेरा दिल ऐसा होता है, दरिया दिल बन जाता हूँ कि भाई मैं रिस्पॉन्स कर देता हूँ सबको। ठीक है? तो पता नहीं वो किस्मत होती है, थॉट्स मतलब बैठा होता है, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, मैंने उस फीमेल को रिप्लाई किया उनको, उन्होंने कहा कि मैंने अप्लाई किया हूँ, मेरी बहुत अच्छी प्रोफाइल है और ज़बरदस्त प्रोफाइल थी उनकी। तो अब मेरा नहीं हो रहा उनसे, जो वो कह रहे हैं उनके, उनसे माठी प्रोफाइल है, उनके भी हो रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे में गलती क्या है, मैं कहाँ पे मुझे वो कर रही हूँ। मुझे तो भाई सिस्टम से एतबार उठ गया है। मैंने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, आपकी हो जाएगी स्कॉलरशिप। अगर यहाँ पे नहीं हुई, किसी और अच्छी जगह इंतजार कर रही होगी आपका। खैर उन्होंने कोशिश जारी रखी, चाइना से 1-2 स्कॉलरशिप उनको मिली, लेकिन वो उससे सैटिस्फाई उनको नहीं थी कि भाई ये एक साल की स्कॉलरशिप है, उसके बाद दोबारा फिर पाकिस्तान आना पड़ेगा। वो यस लिंक वाली कुछ स्कॉलरशिप थी। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा मुझे मैसेज किया हुआ, जब एक और कंट्री की, 2 कंट्री से उनकी, जो एक इटली था, एक और कंट्री था। ठीक है? वहाँ से स्कॉलरशिप उनको मिली कि देखें आपने कहा था कि भई आपकी स्कॉलरशिप होगी, तो मुझे जो 2 अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं और मैंने ये वाली अपॉर्च्युनिटी की है, और इसका वीज़ा रिजेक्शन इस कंट्री का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मेरा वीज़ा लग गया और मैं अब जो है फलाँ कंट्री में जा रही हूँ। क्योंकि आपने मेरी मुश्किल वक़्त में आपने मुझे हेल्प की थी, इस वज़ह से मैंने कहा आपको बताया जाए कि भई ये, मैंने कहा गुड लक। तो उनको मैंने बेस्ट विशेज़ नहीं, देखिए मैंने उनको फिर मैंने कहा देखा ना, आप उस वक़्त परेशान हो रहे थे और मैंने आपको बताया था कि कहा था कि भई कोई अच्छी चीज़ आपका अच्छी जगह इंतज़ार कर रही है। तो वो अच्छी जगह शायद यही थी। तो इस तरह आपने डिसर्ड नहीं होना, कुछ ना कुछ आपने पॉजिटिविटी निकालनी है उस काम में से। ठीक है?
तो ये पूरी तमीद बांधने का मकसद ये था कि पहले आप कहें कि भाई आप हमें स्टोरी सुना के आपने डरा दिया है, उसके बाद आपने जो है स्टोरी आप मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई टेंशन भी ना ले, तो हम टेंशन तो हमारी बनती है। अब देखिए हर कुछ चीज़ें दिमाग के साथ होती हैं, आप जो मर्जी कर लें आपको टेंशन वक्ती तौर पे होती है। टेंशन होने का मकसद ये होता है कि आपको लगता है कि भाई हाँ ये इस लड़के ने हमें बता दिया है कि इस तरह हो सकता है, अगर इस तरह अगर हो भी गया तो साथ हमें ये भी है कि ये भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी वो भी है। अच्छा अगर अगर वक्त जो कहते हैं ना, वक्त अच्छा नहीं रहा तो वक्त बुरा भी नहीं रहेगा, तो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, वो इंसान को वो करना होता है। तो आपको ये भी नहीं लगता कि मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ, बाकी भी मेरे साथ होंगे जिनका ये मसला होगा। तो ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। ठीक है, तो बढ़ते रहें। पिछले 35 मिनट से मैं बोल रहा हूँ और मुझे मुझे बोलना अच्छा लगता है। वो एक्सपीरियंसेस खास तौर पे जो मेरी ज़िंदगी के बारे में या मीन्स के जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, तो इस हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना। मुझे लगता है स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।